हम लोग आज आगामी बोर्ड परीक्षाओं की श्रृंखला में आगे की तरफ बढ़ते हैं। परिमेय संख्या हम लोग देख रहे थे, उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा वास्तविक संख्या के चैप्टर से कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब ध्यान दीजिए, इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, उसकी भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेंगे। आपसे अगर ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिया गया कामा कर पहले इसी को हम समझा दे रहे हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि 5√3 सिद्ध कीजिए कि 5√3 भी अपरिमेय संख्या है, या √5 पूछ दिया जाए, √3 पूछ दिया जाए, √2 पूछ दिया जाए। इस सारे तरह के क्वेश्चनों को एक ही तरीके से हल किया जा सकता है। यदि आप एक क्वेश्चन जान गए तो इन सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आइए पहले हम इसी की चर्चा करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या की बात कही जाएगी, इसके ठीक उल्टा अगर हल इसको करना है तो कैसे करेंगे, तो हम मान लेंगे कि माना यह √3 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लिए कि हम उल्टा मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना कि परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया था कि अपरिमेय है, तो सिद्ध करना होगा उसके उल्टा हम मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया। अब आइए, जब परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो √3 को भी हमने क्या लिख दिया, √3 को हमने लिख दिया √3 = p/q हमने लिख लिया। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, क्या करने पे, वर्ग करने पे, तो वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया तो ये क्या हो जाएगा, 3 = हो जाएगा p²/q² हो जाएगा। और यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, p² क्या हो जाएगा, 3q² हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे p क्या है, p हम यहाँ पे लिख दिए कि p² = 3q² हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह क्या, ये p² 3 का क्या है, गुणज है। मतलब यह p² या यह 3 से विभाजित हो सकता है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि p² हम लिख रहे हैं कि p² क्या, p² 3 से विभाजित हो सकता है। 3 से विभाजित है, कामा कर 3 से, p² 3 से विभाजित क्या है, विभाज्य है। हम लिख दीजिए 3 से भाज्य है। हमने लिखा कि p² 3 से क्या है, भाज्य है। हमने लिख दिया p² 3 से भाज्य है। तो p भी 3 से क्या होगा, तो p भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। तो p भी 3 से क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। हमने ये लिख दिया। अब देखिए, इसके जगह पे हम यहाँ पे कुछ कांस्टेंट मान ले। इसको हम क्या मान ले कि समीकरण 1 में हम कुछ ऐसे मान लेते हैं कि इसके जगह पे कुछ हम मान लिए कि, अब ये मान लेते हैं कि p बराबर, हम मान लिए कि यहाँ पे ये p के जगह पे 3c मान लेते हैं, या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो हम मान लिए कि p = क्या हो गया, p हम यहाँ पे मान लेते हैं 3, p = 3। हम इस चीज को कुछ कांस्टेंट मान लिए, इसको स्क्वायर लेकर p = 3 यम मान लिए, c कोई मान लेगा, कोई d मान लेगा, कोई कुछ भी मान सकता है। तो हम मान लिए कि यहाँ पे
p इक्वल टू 3c मान लिए। तो अब यहाँ पे p का वैल्यू हम ये 3m यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3m का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3 और q स्क्वायर होगा ही होगा। तो यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर हो जाएगा और ये 3q स्क्वायर हो जाएगा। इम्प्लाइड 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये 3m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अब हम ये देख रहे हैं कि q स्क्वायर भी 3 का गुणज है। यहाँ पे यह q भी 3 से क्या है q भी 3 से भाज्य है। अतः यहाँ पे कह देंगे कि p यहाँ पे हम p स्क्वायर 3 से क्या है भाज्य है, तो यहाँ पे q स्क्वायर कामा कर q स्क्वायर 3 से भाज्य है, 3 से क्या है भाज्य है। अतः q भी 3 से भाज्य होगा, अतः q भी 3 से क्या होगा भाज्य होगा। अतः यहां हम क्या कह सकते हैं, अतः यह हम कह सकते हैं कि 3, अतः हम क्या कह सकते हैं कि 3 क्या p और q दोनों को विभाजित करता है या यह इसका क्या है गुणनखंड है। यहां पे हम लिख सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं कि अतः 3 क्या है p, q का गुणनखंड है। क्या है गुणनखंड है जो कि संभव नहीं है, जो कि क्या संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ p और q क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। यह p और q क्या होता है प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि p, q का गुणनखंड है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः संख्या √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हम लोग को दिखलाना था कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अब इसके अगले सवाल को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, ये आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करिएगा। यहां भी हम मान लेंगे कि यह p √5 - 3 अगर ऐसा भी देता है, कभी कभी ध्यान दीजिए ये अगर शॉर्टकट क्वेश्चंस में दिया गया हो एक नंबर में नंबर के अनुसार, तो उसको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसको केवल हम डायरेक्टली कह देंगे कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाने पर क्या होता है एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यही लिख देंगे, इतना ही पे आपका हो जाएगा। लेकिन यदि यह 3 या 4 नंबर्स में दिया गया है तो इतना लिखना पड़ेगा और उसके लिए भी सेम यही काम करेंगे। क्या करेंगे तो सेम यही काम आपको करना है कि मान लेंगे कि माना यह क्या है एक परिमेय संख्या है। क्या जैसे मान लीजिए ये दिया गया है क्या आपका 5 और माइनस दिया गया है √3 की दिखलाइए कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। तो जो ही परिमेय संख्या मानेंगे तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब ट्रांसपोज कर दीजिए, इस चीज को इधर ला दीजिए और इसको उधर ले जाइए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5 और माइनस p/q इक्वल टू √3 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5q - p/q और इज इक्वल टू √3। इधर वाली संख्या ऑलरेडी पहले से ही आप वेरीफाई कर चुके हैं, यह क्या है अपरिमेय संख्या है और यह क्या है परिमेय संख्या p/q के रूप में, जो कि दोनों एक दूसरे के इक्वल्स नहीं है, कंट्राडिक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के विरोधाभास हो रहे हैं। अतः यह क्या यह भी एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आज यह वीडियो हम लोग यहीं तक बंद करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट सीरीज श्रृंखला में हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। थैंक यू।